स्टूडेंट, बेटा हमने इसके पहले आप लोगों को एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने एक मेमोरी मैप हमने बना के आपको बताया था। उसमें मैंने टॉपिक्स आपको डिस्कस किए थे, उसके फॉर्मूले डिस्कस किए थे। अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, उससे कनेक्टेड जो है अब हम न्यूमेरिकल लेके आगे बढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि नीट या जेईई में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें उसको हैंडल कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा जी कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम है, इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, डबल कर दिया, पहले लेंथ का डबल कर दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर वुड बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वास्तव में जो रेजिस्टेंस और लेंथ और एरिया का जो रिलेशन है वो इस तरीके से R इक्वल टू रो L अपॉन ए। एल क्या है लेंथ ऑफ द वायर, ए क्या है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अगर एल और ए के टर्म में न लिख करके अगर हमें रेडियस के टर्म में लिखना हो कि जो वायर का आपका ये आपका वायर है नहीं, ये आपका वायर है ऐसे, है ना, इस वायर की ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, ये इसको ए बोलते हैं। और जो इसकी रेडियस होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे होगी, रेडियस इसकी आर होगी, ये इसकी रेडियस होगी और ये इसकी लेंथ दी गई है, ऐसे इसकी यहाँ पर लेंथ दी गई है। तो लेंथ है, रेडियस है और ये पूरा का पूरा डायमीटर कहलाएगा, ये आपका डायमीटर कहलाएगा। तो किसी भी टर्म में आपको इक्वेशन दे सकता है। तो आपने कहा कि अगर लेंथ एरिया के टर्म में आपने ऐसे लिख दिया, इसके बाद अगर आर के टर्म में लिखना है तो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख दिया। और इन टर्म आप अगर लिखना है डायमीटर तो जहाँ पर आर होगा वहाँ पर क्या लिखोगे डी अपॉन टी, डी अपॉन 2, तो डी अपॉन 2 डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर तो इस टर्म में आ जाएगा। तो आपको तीनों फॉर्म्स में हमने क्या है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखो लॉजिक देखो इसकी क्या है कि अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो ये तो रिकास्टिंग करते हैं। रिकास्टिंग का मतलब मेल्ट करके उसको चेंज करना, उसकी लेंथ को एरिया को चेंज करना है। ठीक है बेटा जी। तो उसमें क्या करना है कि जो नया रेजिस्टेंस आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस को हम मेल्ट करके उसकी लेंथ एरिया को चेंज करते हैं या स्ट्रेच कर देते हैं तो जो वायर है उसका जो इनिशियल मास और वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता है। इनिशियल मास या तो वॉल्यूम वो फाइनल मास और वॉल्यूम के बराबर ही होगा, स्ट्रेच करने के बाद जो मास और वॉल्यूम है उसके बराबर ही होगा। ठीक है बेटा जी। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम मास की बात करते हैं, हाँ लिखा हमने मास की बात करते हैं, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मास क्या पाई आर स्क्वायर क्या है, आपको पता है कि वायर हमेशा क्या है जनरली आपका सिलेंड्रिकल ही होता है। तो पाई आर स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। एल क्या है उसकी लेंथ है, डी क्या है उसकी डेंसिटी है। तो ये मास पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाता है। और आपको पता है कि पाई तो कांस्टेंट ही है और डेंसिटी तो उसकी कांस्टेंट है गिवन मटेरियल के लिए। तो आर स्क्वायर एल इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब आर स्क्वायर एल का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा किसी गिवन वायर के लिए। ठीक है ना। तो अगर आपसे कह दिया कि हमने वायर को, मान लो वायर की लेंथ को हमने चेंज कर दिया, तो वायर की लेंथ को अगर आपने चेंज कर दिया, वहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे चेंज हुई ये नहीं बताया गया आपसे, सिर्फ उसने क्या है सिर्फ लेंथ को चेंज कर दिया। ठीक है ना। तो जब सिर्फ लेंथ को चेंज कर दिया उसने तो डायरेक्ट लिखोगे कॉन्सेप्ट आप कि जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो आर न्यू क्या होगा एल स्क्वायर टाइम हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। अगर लेंथ की बात की, जैसे इस इक्वेशन में क्या देखो, इस इक्वेशन की अगर बात करें हम तो जो आपका न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, वो एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब क्या है, इसको एल का मतलब जो उसकी लेंथ है, कितना लेंथ उसकी चेंज कर दी गई ट्वाइस। तो कहोगे हो जाएगा तुम्हारा 2 स्क्वायर इंटू जो इनिशियल आपका जो रेजिस्टेंस क्या है आपका ये आर है ना आपका सिंपल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू और आर दिया है, कितना दिया है देखो 4 दिया है। तो यहाँ लिखोगे 4 इज इक्वल टू आपका 16 ओम आ जाएगा। तो आप कहोगे सर करेक्ट आंसर आपका ये होगा। तो डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को लेके बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट आउट भी किया, इसको पॉइंट आउट कर लेना इस राइट साइड में आप लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो कि अगर आपके पास एक वायर ये था ऐसे, ये वायर था ऐसा, है ना, ये वायर था। ठीक है ना। अब मान लो कि इस वायर का रेजिस्टेंस मान लो आपने कहा कि 4 ओम था मान लो, है ना। अब आपने कहा कि मैं इसमें क्वेश्चन बनाता हूं। अब आप उसने क्या कहा कि रेडियस को हमने क्या कर दिया, इसकी रेडियस को हमने हाफ कर दिया। ये रेडियस इसकी मान लो यहाँ पर आर थी तो यहाँ क्या कर दिया R/2 कर दिया। जब हमने रेडियस को इसके हाफ कर दिया तो आप बताओ इसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा।
अगर आपने रेडियस को हाफ कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस कितने टाइम हो जाएगा। तो जब लेंथ की बात नहीं दी है, लेंथ क्या है वो नहीं दिया हुआ, सिर्फ उसने क्या किया, रेडियस को मान लो चेंज कर दिया। जब वो रेडियस को चेंज करके नए रेजिस्टेंस की बात करे तो आप देखोगे आर न्यू इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ टाइम हो जाएगा। मतलब आप कहोगे सर यहाँ पर आर, यहाँ पर लिखोगे आर न्यू है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 रेडियस को उसने r/2 कर दिया तो r/2⁴ और इनटू जो नया रेजिस्टेंस आपको, जो रेजिस्टेंस पहले वाला दिया होगा आपको r, है ना, तो आप क्या हो जाएगा बेटा जी, अगर 4 ओम दिया था 4 लिख दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तो 1/2 कर देंगे ना इसको, क्योंकि r का पहले r था फिर r का 1/2 हो गया। तो आप लिखो कि यहाँ पर लिखोगे सर, यहाँ पर क्या लिख दोगे 1/2 का पावर 4 कर दोगे, है ना, तो ये चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 2⁴ इंटू हो जाएगा ये 4, ये 4 है ना पहला इनिशियल वाला, तो आप कहोगे सर हो जाएगा 2⁴। यानी कहने मतलब जो आर आपका न्यू आ जाएगा वो इस तरीके से आ जाएगा ये। तो आप कहोगे सर जब लेंथ को चेंज करता है तो जो नई लेंथ बनेगी, जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो प्रोपोर्शनल टू L² टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। और जो अगर आपने रेडियस को चेंज किया तो 1/r⁴ से वो क्या है, जो नया होगा वो 1/r⁴ से चेंज होगा। अब आप इस r को अगर चेंज करते जाओगे तो नया रेजिस्टेंस आपको मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब देखो बेटा ये 2015 में नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि अक्रॉस मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। ये आपके पास मान लो हमने बनाया है, डायग्राम दिया नहीं, मैंने अपने से बनाया डायग्राम कि मान लो एक नॉन यूनिफॉर्म जो है आपके पास वायर है, उसकी क्रॉस सेक्शन यहाँ पर A1, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर A2 है, एक पोटेंशियल हमने V लगा दिया है। अब इसमें करंट क्या है, I फ्लो कर रही है, इसमें कौन सी क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट होगी। सिंपल सी बात, इस पर मैंने चर्चा भी की है पहले, यहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप कहोगे सर कि यहाँ पर जो करंट एंटर हो रही है वही तो करंट यहाँ से बाहर निकलेगी, भाई यही तो है आपका जो है कि जो KCL यही तो है, किरचॉफ्स करंट लाना। करंट जो फ्लो करेगी इस वायर में पूरा के, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है कंडक्टिंग, ये सर्किट पूरी की पूरी बन गई, जो करंट यहाँ एंटर करेगी वही करंट बाहर निकलेगी। इसका मतलब इसके अंदर जो करंट है वो कांस्टेंट है, पहली बात। इसके अंदर जो आपका रिजल्ट तो ये सही होगा, करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन अगर करंट कांस्टेंट है तो रिमेनिंग जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट डेंसिटी, ये क्यों गलत है, उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो आपने कहा कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता INEA, है ना। तो अगर ये जैसे I इक्वल टू क्या होता है NEA VD, तो यहाँ से VD निकाल सकते हो। तो I क्या है आपका कांस्टेंट, आप जानते ही हो। आप कहोगे सर जैसे जैसे आप एरिया चेंज होगी वैसे वैसे हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है चार्ज करंट इलेक्ट्रॉन की, वो चेंज होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होगी क्योंकि एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अगर वो आइसोलेटेड है, सिंपल मतलब वो बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बनेगी, जब भी चार्ज उसको दोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। बट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देखो, यहाँ पर क्या है क्रॉस सेक्शन अलग अलग है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हर पॉइंट पर अलग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं होगी किसमें, इस क्रॉस सेक्शनल या इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होनी है। और करंट डेंसिटी होती है I/A, अगर I कांस्टेंट है तो J क्या होगा, J डिपेंड कर जाएगा, इस पर कर जाएगा, A पर कर जाएगा। और यहाँ पर देखो करंट कांस्टेंट क्यों है, I इक्वल टू NEA VD। आपको पता है कि करंट क्यों कांस्टेंट होगी। आप कहोगे सर यहाँ भी तो एरिया आ गई है, एरिया चेंज हो रही है तो करंट भी चेंज होगी। बेटा एरिया अगर बढ़ती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, और एरिया अगर घटती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है। A और VD का हमेशा प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, इसलिए करंट हमेशा आपकी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज। देखो क्या है कि एक आपके पास सेल है जिसका EMF आपको दिया गया है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R वो भी आपको दिया गया है, ठीक है बेटा जी। नहीं आपको शायद हाँ ये निकाल, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट इतने एम्पियर थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना आपको है, ठीक है बेटा जी। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट ये निकालना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। और ये जो आपका 10 ओम दिया हुआ है ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जिसके
अक्रॉस क्या है 0.2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। सर्किट यहाँ बनाया हमने, देखो बैटरी है, बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी क्या है डिस्चार्ज हो रही है क्योंकि करंट निकाल रही है, ये डिस्चार्ज हो रही है। और ये क्या है, ये आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका कैपिटल आर है वो कितना है 10 ओम है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप सिंपल सी बात है, क्योंकि स्मॉल आर और ये आपका कैपिटल आर ये दोनों सीरीज में, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, है ना। जोड़ने के बाद क्या होगा, जब इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 प्लस आर हो जाएगा, और करंट क्या है 0.2 एम्पियर है, कितना वोल्टेज है 2.1 है, तो लगा देंगे ओम्स ला। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा जी बोलो, यहाँ आपका सीधे आप जानते हो ई इज इक्वल टू क्या है, ई अपॉन व्हाट आर प्लस स्मॉल आर, है ना। आर प्लस सीरीज में जोड़ दिया हमने, पोटेंशियल ईएमएफ कितना आपका ई दिया हुआ है और करंट दी गई, तो आप यहाँ से क्या कहोगे सर यहाँ पर 0.2 ये करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ पर जो है आपका 2.1 आपका ईएमएफ है अपॉन आर प्लस आर का मतलब 10 और प्लस आर, ये ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करो फॉर सिंप्लिसिटी, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल ये 2 बन जाएगा, ये 21 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 10 प्लस ये आर जो कहते हो है ही, मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 2R इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो यहाँ से 2R क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, यानी कहने वाला 0.5 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई 0.5 ओम, ये आपका करेक्ट होगा। आई थिंक इस बात को आप समझ गए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये नीट 2013 में पूछा गया था, ठीक है बेटा जी। अब एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2 सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट, एक ए सिटी हमने ले लिया और एक हमने यहाँ पर बी सिटी ले लिया, क्या डिस्टेंस के बीच का है 150 किलोमीटर है। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, इलेक्ट्रिक सेंट को हमने यहाँ से सेंट किया थ्रू अ कॉपर वायर, ये आपका कॉपर का वायर है। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट, मतलब 1 किलोमीटर पर, जीरो ये है, जीरो से कितना 1 किलोमीटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है 1 वोल्ट हो रहा है। एंड द एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 ओम, मतलब कितना आपका है, यहाँ से 1 किलोमीटर पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है एवरेज वो कितना है 0.5 ओम का है। सिंपल सी बात, द पावर लॉस इन द वायर इज, पूरे के पूरे वायर में जो पावर का लॉस होगा वो कितना होगा, तो पावर लॉस का फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है ना, क्या होता है V²/R से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बेटा जी। तो कैसे करेंगे, पहले से निकाल लो कि ए से लेके बी तक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ड्रॉप कितना हो रहा है, तो V मिल जाएगा, और पूरा का पूरा रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो R मिल जाएगा, V²/R कर दोगे पावर लॉस मिल जाएगी आपको। तो अगर 1 पर किलोमीटर पर 8 वोल्ट है तो 150 पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल वायर 8 × 150 आपका 1200 वोल्ट आ गया। और अगर 1 किलोमीटर का जो एवरेज रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है, तो अब बताइए पूरे की पूरे होल वायर कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 0.5 × 150 आ जाएगा 75। तो आपको द पावर लॉस इज गिवन बाई P इज इक्वल टू पूरा का पूरा जो एक से ए से बी तक, जो ए सिटी से बी सिटी तक करंट जब गई, जो वहाँ पर पावर लॉस हुआ वो V²/R से 1200 का होल स्क्वायर अपॉन 75, इसको सॉल्व करेंगे तो 19200 वाट आएगा बेटा जी। और इसको जब किलो में चेंज करेंगे, किलो वाट में 10⁻³ कर देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा किलो वाट, क्योंकि आंसर क्या है किलो वाट में आया हुआ है, तो 10⁻³ वाट है, तो इसको चेंज करें किलो वाट में तो आपको 19.2 किलो वाट आएगा, ये वाला आंसर सही होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने अटेंशन के साथ प्रॉब्लम पढ़ोगे, रीड करोगे तो आंसर आपका टूट जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब बेटा यहाँ पर ही ये सर्किट मैंने अपने से बनाई हुई है, आपका क्वेश्चन यहीं तक है बिल्कुल, ठीक है ना। 15 में पूछा गया है, इसमें जो है थोड़ा सा क्या है कि मिसकंसेप्शन क्रिएट होगा बच्चों को, तो प्लीज़ उससे आपको बचना है। क्या है, ABCR वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस R 1.5R एंड 3R रेस्पेक्टिवली। वोल्ट मीटर का मतलब कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पर एक ए वोल्टेज, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है, यहाँ पर बी, यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पर R है, यहाँ पर 1.5R, यहाँ पर 3R है, एज शोन इन द फिगर। व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड X एंड Y, X और Y पे क्या है, हमने एक पोटेंशियल लगा दिया, हमने V कुछ भी लगा दिया, द वोल्ट मीटर रीडिंग R, तो इसके अक्रॉस जो वोल्ट मीटर आएगा, ए के अक्रॉस
मान लो VA आया, B के क्रॉस मान लो VB आया, C के क्रॉस मान लो VC आया। ABC 3 है ना, मैंने इसको ऐसे सर्किट में बना दिया है। तो अगर VA ये VB ये क्या है VC है, तो आपको बताना है कि VA VB और VC में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बेटा जी क्या है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, इसके साथ सीरीज में है, तो इनको क्या कर दो, पहले कंबाइन कर दो पैरेलल में। तो इनका अगर क्या करेंगे, इनका अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो क्या आएगा, जो यहाँ पर आएगा R इक्विवेलेंट आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा 1.5 इंटू कितना आएगा, क्योंकि आपस में है ना पैरेलल में, इंटू 3 आ जाएगा, अपॉन क्या आएगा बेटा जी, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 1.5 प्लस 3। सॉल्व करेंगे सिंपल ये R आएगा, करके देखना, मल्टीप्लाई करना बेटा जी। तो यहाँ हो जाएगा 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 4.5, यहाँ भी क्या आ जाएगा 4.5, 4 पॉइंट कटेगा, सिंपल R आ जाएगा। तो आप देखो सर्किट जो आपकी चेंज हो रही कैसी होगी, जब इसको हमने यहाँ पे चेंज करना इसको है, देखो क्या होगा, तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी है यहाँ पर R आपका ये, और इन दोनों कंबाइंड फॉर्म जो आया वो भी R ही आया, देखो ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने जो वोल्टेज लगाया वो भी लगाया हुआ है, देखो बेटा जी ये भी लगाया है। आपको पता है कि ये भी R है, दोनों अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस है, तो आपको पता है कि अगर दो रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में है तो और ये अगर और इक्वल है तो उनमें जो पोटेंशियल डिवाइड होगा वो इक्वल होगा। तो आपने कहा ये V दोनों में डिवाइड होना, तो ये हो जाएगा V/2 और ये हो जाएगा V/2। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात को समझ गए। और आपको पता है ये जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ देंगे जब इसमें ला के यहाँ पर ला के, क्योंकि इसमें R में दो रेजिस्टेंस लगा है, 1.5R और 3R लगा हुआ है, तो इसको ब्रेक करेंगे, पैरेलल हो जाएगा ना कंप्लीट। तो ये पोटेंशियल जो यहाँ पर है, पोटेंशियल सेम ही रहेगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला है। तो आप कहोगे सर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल तो V/2 है, और ये भी आपका V/2 है, यहाँ V/2 है, यहाँ भी V/2 है। इसका मतलब B पर भी क्या आएगा, V/2 आएगा, और C पर भी क्या आएगा, V/2 आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पर सेम होंगे। जो यहाँ पर R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि इस R को तोड़ोगे पैरेलल में तो 2 आएगा रेजिस्टेंस, और दोनों पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। इस पर V/2 है तो यहाँ भी V/2 होगा, यहाँ भी V/2 होगा। इतना मतलब A और B और C तीनों पर पोटेंशियल सेम होगा। देखो कितना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू देखी तो हमको लगता है कि कुछ और आएगा, बट आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा जी, इट इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज। दोनों वायर सीरीज में कनेक्ट हैं, जिनकी जो कंडक्टिविटी σ1 σ2 दी गई है, और द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप इस रिजल्ट को देखो, आपने कहा सर कि ये आपका ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेसिस्टिविटी, और ये कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस होता है। तो R प्रोपोर्शनल टू रो अब प्रोपोर्शनल टू 1 कंडक्टिविटी, सिंपल सी बात है। तो आप कहोगे सर कि अगर R को रेजिस्टेंस को सीरीज में अगर जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जुड़ेगा। अगर रेसिस्टिविटी, अगर 2 मटेरियल 3 मटेरियल आप दो या 3 वायर्स आपको दिए गए हैं और सबकी रेसिस्टिविटी क्या है, अलग अलग है, उनको सीरीज में कर दिया गया कनेक्ट, तो जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, वैसे रेसिस्टिविटी भी कनेक्ट होगी, वैसे ही जो इफेक्टिव रेसिस्टिविटी आएगी वो ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3 आएगी। लेकिन अगर कंडक्टिविटी की बात करें कि अगर किसी भी अगर 2-3 वायर्स को आपस में सीरीज में हम कनेक्ट कर दे रहे हैं तो उसकी जो इफेक्टिव कंडक्टिविटी है वो 1/σ1 प्लस 1/σ2 प्लस 1 इस तरीके से वो जुड़ेगी। तो आप यहाँ कहोगे सर 2 वायर अगर आप आपस में कनेक्टेड है सीरीज में तो ये दोनों कैसे बनेंगे, 1/σ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/σ1 प्लस 1/σ2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा इफेक्टिव जो आ जाएगा वो कितना आएगा, σ1 इंटू σ2 अपॉन σ1 प्लस σ2। देख रहे हो, देखो ये इस तरीके से जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वैसे जुड़ेंगे ये, और ये आपका हमें लगता है कि ये वाला आंसर आपका सही होगा, कौन सा, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा जी, तो इनको याद रखो कि रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं, सीरीज में होंगे, और रेसिस्टिविटी कैसे जुड़ेगी, और साथ में अगर कंडक्टिविटी की बात करोगे तो वो कैसे ऐड होगी, इस चीज़ को आप याद रखो अगर सीरीज में कनेक्शन है। और इसी का उल्टा हो जाएगा पैरेलल में जब भी आपसे पूछेगा। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा जी,
एक अच्छा क्वेश्चन है, 16 में पूछा गया नीट में, और मैंने काफ़ी इस पर आपको बताया है कि इसमें आप बड़े आसानी से कर सकते हो केवीएल लगा करके। द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट A एंड B इन द गिवन फिगर इज, क्या होगा। अब इसमें चलना होगा आपको। देखो करंट डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर दी गई है। आपको पता है कि जब ऐसी सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम एक पॉइंट चलते हैं, दूसरे तक पहुँचते पहुँचते दूसरा एंड वाला पॉइंट से इक्वेट कर देते हैं। और याद रखना कि ये भी बताया मैंने कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है, जिस पॉइंट से क्या बोलते हैं कि करंट एंटर करेगी उसको पॉजिटिव लेंगे, और जिस पॉइंट से करंट निकलेगी उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना। देखो यहाँ से एंटर कर रही है, इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, ये पहले काम कर लेंगे। और जब पोटेंशियल लिखना शुरू करेंगे तो जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और जब पोटेंशियल घटेगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो चलो बेटा, इसमें हम यहाँ से ए से स्टार्ट करते हैं, हमें बी तक पहुँचना है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, VA लिखा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको नेगेटिव लिखेंगे। और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 2 × 2 होगा। क्या होगा, प्लस रेजिस्टेंस इंटू करंट, 2 प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है बेटा जी, यहाँ माइनस होगा क्योंकि पॉजिटिव से जा रहा हो नेगेटिव भी। तो आप कहोगे सर यहाँ -2 × 2 कर लोगे। ठीक है। अब देखो बेटा जी, अब इस वोल्टेज को लिखना है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे -3। इस पे आते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ भी लिखेंगे माइनस लिखेंगे। कितना रेजिस्टेंस है, 1 है, और कितनी करंट जा रही है, 2, तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा -2 आ जाएगा। और जिस पर दूसरे एंड पे पहुंचे उसको इक्वेट कर देंगे ऐसे, VB। ठीक है बेटा जी। और कितना आ जाएगा, VA, ये कितना आ जाएगा बेटा जी, देखो 2 × 2 = 4 और 3 7, यहाँ जाएगा -9 इज इक्वल टू क्या है आपका VB। आपको VA माइनस पाना है VB, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू 9 वोल्ट। सबसे इजी और बहुत ही कम टाइम में निकलने वाला आंसर, तो आई थिंक ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा, फिर कोई क्वेश्चन 2017 में पूछ दिया गया, क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर R ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेस्ड टू n टाइम। मेल्ट करके क्या इसको स्ट्रेच कर दिया, कितने टाइम्स, n टाइम्स। लेंथ को उसने n टाइम बढ़ा दिया ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसका कितना कर दिया, n टाइम कर दिया। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी लेंथ को उसने चेंज किया। तो आपको सर जो R न्यू आया क्या आएगा, R न्यू क्या आएगा, वो प्रोपोर्शनल क्या होगा तुम्हारा, L² होगा। कितने टाइम्स कर रहा है वो, n टाइम्स कर देगा। तो यहाँ से आपका R, ये जो न्यू होगा ये क्या हो जाएगा, n²। कितने टाइम किया उसने, n टाइम किया, तो n², और जो उसकी ओरिजिनल कितना रेजिस्टेंस है इनिशियल, R, तो ये हो जाएगा सही। अभी ये फिर डिस्कस किया है मैंने। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या, जितने टाइम्स करेगा उसका स्क्वायर कर देंगे हम, n², और जो इनिशियल रेजिस्टेंस है उतने टाइम्स हो जाएगा, n² × R हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है ना। इस पर मैंने अभी डिस्कस किया है। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए। डायरेक्ट इसका आंसर लिखना होता है। ठीक है बेटा जी। डाउट होगा तो डिस्कस करना हमसे। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी। अब बेटा ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये दोबारा रिपीट भी कर सकता है। ठीक है, जी और नीट दोनों के लिए पूछा भी गया है नीट 2016 में, कि अ फिलामेंट बल्ब 500 वाट एंड 100 वोल्ट, इसका मतलब होता है कि ये रेटेड पावर है एंड रेटेड वोल्टेज है ये। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक बल्ब है ना, एक बल्ब है और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, 100 वोल्ट एंड 500 वाट लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस बल्ब को हम 100 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो 500 वाट की पावर ये कंज्यूम करेगा। इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए बोलते हैं रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर इज टू बी यूज्ड इन 230 वोल्ट मेन सप्लाई। इसके अक्रॉस क्या है, मेन सप्लाई क्या है, 230 वोल्ट की लगाई जाती है। और आपको पता है कि ये किस पे काम करता है, ये 100 वोल्ट पे काम करता है। और 230 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट लगा दोगे तो ये हो जाएगा फ्यूज, ये है ना, क्योंकि ये 100 वोल्ट ही झेल सकता है, ये इसके ऊपर झेल नहीं सकता है। तो डायरेक्ट हम 230 वोल्ट की मेन सप्लाई इस पे लगा नहीं सकते हैं। इसलिए व्हेन अ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन द सीरीज, तो क्या करेंगे, एक इसको मेंटेन करने के लिए, बल्ब मेंटेन रहे, 230 वोल्ट को मेंटेन कर पाए, एक सीरीज में क्या लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस आर लगा देंगे, जिससे कि
पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर ना हो 230, जिससे ये बचा रहे। इट वर्क्स परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम 500 वाट। जब आर लगाते हैं तो ये बल्ब क्या है, ये परफेक्टली 500 वाट ही कंज्यूम करता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आप ये बताइए, अगर 230 वोल्ट की सप्लाई आपने लगा दिया और ये लगाने के बाद और आपने यहाँ पर एक ऐसा आर कनेक्ट किया कि आर कनेक्ट करने के बाद ये बचा हुआ है और एग्जैक्ट कितना है, 500 वाट की पावर को कंज्यूम कर रहा है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 100 वोल्ट होगा इस आर को लगाने के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 वाट को क्या कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है। तो 500 वाट ये तभी कंज्यूम करेगा जब इसकी क्रॉस क्या हो, 100 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप हो और ये 500 का पावर कंज्यूम करेगा। तो आपको पता है कि सीरीज अगर बल्ब का रेजिस्टेंस मान लो यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ पर एक आर कनेक्टेड है, तो सीरीज का जो कंसेप्ट होता है, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो वोल्टेज डिवाइड होता है। तो इसकी क्रॉस कितना डेवलप हो गया, 100 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना डेवलप हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पर डेवलप हो जाएगा तुम्हारा कितना, 130 वोल्ट। ठीक है ना। अब आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि अब देखना है कि यहाँ से करंट, या अगर वोल्ट यहाँ बैटरी लगाई है तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, तो करंट जो इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा। तो इसमें जो करंट फ्लो करे उसको निकाल सकते हो, क्योंकि 100 वोल्ट इसका क्या है, इसका जो है 100 वोल्ट इसकी क्या है, इस पर वोल्टेज लगा हुआ, कितना वाट कितना है इसका, आपका है 500 वाट है। इसमें करंट क्या होगा, तो आपको पता है कि पावर जो होता है वो V इंटू आई होता है। तो आई क्या हो जाएगा, P अपॉन हो जाएगा V बेटा, है ना। और P अपॉन V कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 500 अपॉन वाट हो जाएगा तुम्हारा 100, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 एम्पियर। अब देखो इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो 5 एम्पियर इसमें भी फ्लो करेगी, तो 5 एम्पियर इसमें भी फ्लो करेगी। अब यहाँ पर करंट 5 एम्पियर है, वोल्टेज कितना 130 वोल्ट है, तो आर आसानी से निकाल लोगे आप लोग, है ना। तो कैसे कर लोगे, तो इसके क्रॉस अगर आपको आर निकालना है तो कहोगे सर आर इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई होगा, है ना। अब V कितना दिया है, 130 दिया हुआ है, और I कितना दिया है, 5 दिया है, तो R कितना हो जाएगा, तो बड़ा जी हमारा ये हो जाएगा 26 ओम, ये, और इसका मतलब 26 आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक इस बात को समझ गए कैसे इसे करेंगे। कोई डाउट होगा तो बेटा डिस्कस करना, ठीक है। देखो बेटा, ये 2018 में नीट में जो है ये जो आपका कलर कोडिंग है उस पर जो है क्वेश्चन पूछा गया। क्या ये कार्बन रजिस्टर आपका है 47 प्लस माइनस 4.7, मतलब 47 का ये 10% है ना, किलो ओम टू बी मार्क्ड विद रिंग्स ऑफ अ डिफरेंट कलर्स फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, द कलर कोड सीक्वेंस विल बी, ये दिया गया है। यहाँ मैंने पॉइंट आउट किया है, आप जानते भी हो, B.B. रॉय, है ना, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, इस पर पॉइंट आउट करोगे। ये जो क्या बोलते हैं कि ये गोल्ड है और क्या है, ये सिल्वर है, और ये आपका नो कलर में कितना होता है 5%, ये होगा 10%, क्या होगा आपका ये 20%, ठीक है ना। इसको मैंने पूरा का पूरा डिस्कस किया है, तो हमें डिटेल बताना नहीं इसमें है। अब इसमें पॉइंट आउट कर लेते हैं बेटा जी। देखो 4, अगर हम इसको, मैंने पहले किलो ओम में दिया है, सिंपल हमने इसको ओम में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, और आपको पता है इसका ये 10% है, इस पूरे की पूरी वैल्यू का ये 10% है, तो यहाँ मैंने 10% लिख दिया। अब बताओ 4 किस पे आता है, ये जो 4 आता है, ये 4 आएगा आपका येलो पे आएगा, येलो, है ना। 7 किस पे आएगा, 7 आपका आएगा वायलेट पे आएगा, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लायर जो आपका है ये 3 किस पे आएगा, ये 3 आपका आ जाएगा ऑरेंज पे आ जाएगा मल्टीप्लायर, और ये आपका 10% किस पर आएगा, सिल्वर पे आ जाएगा ये, ठीक है। ये सीक्वेंस आपका करेक्ट होगा। तो कौन सा है आपका, देखिए येलो आ गया, वायलेट आ गया, ऑरेंज आ गया, सिल्वर, तो ये आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग जो है चीज़ों को बड़ा समझना। तो ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराई थी, आई थिंक आप समझ गए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है बेटा जी। थैंक यू।